जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को फिजिक्स के फोर्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। जहां आपको ये बैंक हो, रेलवे, एसएससी या आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यहां से आपको प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आज हम लोग इनके थ्योरी को अच्छी तरह से कवर करने के बाद लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को भी टच करेंगे और देखेंगे इनसे कितने सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने की संभावना है। तो इनमें जो भी हमने टेस्ट के लिए प्रश्न लिए हैं लास्ट में, तो वो प्रश्न केवल आपको एग्जाम में पूछा गया, उन्हीं प्रश्नों को हमने रखा है। तो आप लोग ध्यान से इन फोर्स के बारे में समझेंगे और आप इन पॉइंट को अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम के लिए ये अच्छा साबित और हो सके। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है, फोर्स। तो यूं बता दें कि देखिए, ये जो टॉपिक है आपका केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि जो बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ से आपको उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं किसका, तो फोर्स के बारे में। देखिए, फोर्स जो होता है, मान लिया जाए कि देखिए ये कोई m मास का ऑब्जेक्ट है। जब कोई व्यक्ति इस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से या किसी माध्यम से इसको पुश करने की कोशिश करता है, अपने स्थान से क्या करता है, इसको पुश करता है, तो पुश के दौरान इस व्यक्ति से क्या होता है कि एक इसके द्वारा यहाँ पर क्या लगाया जाता है, तो धक्का लगाया जाता है ताकि ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर किस में हो जाए, तो मोशन में हो जाए। ठीक है, तो ये वस्तु पर इस तरह से इस पर क्या करता है, अपना फोर्स लगाता है, इस वस्तु को क्या करता है, धक्का देता है। तो धक्का देने के लिए वो वस्तु को क्या चाहता है कि पुश हो जाए और उसमें क्या आ जाए, मोशन हो जाए। बट इसमें दोनों तरह का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति इस ऑब्जेक्ट पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है या धक्का दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में या तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, मोशन में आ सकता है, या तो ऑब्जेक्ट किस में हो सकता है, तो रेस्ट में हो सकता है। तो इस दौरान जब कोई व्यक्ति इस पर अपना धक्का दे रहा है, फोर्स आजमाइश कर रहा है, तो इस दौरान या तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकती है या तो वो क्या रह सकती है, रेस्ट में। बट दोनों सिचुएशन में क्या होता है, इनके शरीर से जो पावर क्रिएट होता है, ठीक है, जो पावर इस ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है, उसी पावर को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो एक बल नाम देते हैं, फोर्स नाम देते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना फोर्स लगा रही है, पावर आजमाइश कर रही है, धक्का दे रही है इस ऑब्जेक्ट पर, तो इसके द्वारा जो पावर क्रिएट हो रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, उस पावर को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, तो एक फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोनों सिचुएशन क्रिएट होगा, या अगर ऑब्जेक्ट होगा तो मोशन भी कर सकता है, या ऑब्जेक्ट किस में रह सकता है, तो रेस्ट में रह सकता है। तो अतः हम लोग बल की क्या बोल सकते हैं कि बल लगाने से वस्तु गति में भी आ सकता है या विराम में भी क्या हो सकता है, तो रह सकता है। तो देखिए, बल जो है वस्तु के स्वयं के अंदर का शक्ति नहीं है, इनको क्या कर रहा है, तो कोई ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल रूप से इनके ऊपर क्या कर रहा है, तो लगा रहा है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है, ये बाहर से लग रहा है, मतलब एक्स्ट्रा रूप में लग रहा है। तो इसीलिए इसे हम लोग नाम देते हैं क्या, कि बल क्या होता है, तो एक बाह्य भौतिक कारक होता है जो किसी वस्तु पर लगाया जाता है। ठीक है, फोर्स क्या होता है कि किसी वस्तु पर बाहर से एक फोर्स लगाया जाता है। तो अतः बल क्या है, एक बाह्य भौतिक कारक है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगने के बाद या तो वस्तु को किस में लाता है, गति में, या तो वस्तु को विराम में ही रहता है। लेकिन जितना भी इस वस्तु पर आजमाइश किया जाता है शक्ति का, वही शक्ति इसका क्या कहलाता है, तो बल कहलाता है। ठीक है, अगर यदि मान लिया जाए कि कोई वस्तु है m द्रव्यमान का, इस पर फोर्स लगाया क्या, F, और वस्तु मूव कर गया किस त्वरण से, किस एक्सेलरेशन से, तो ए एक्सेलरेशन से ये ऑब्जेक्ट क्या कर गया, आगे की ओर बढ़ गया। तो यहां से हम लोग फोर्स इक्वल टू क्या कह सकते हैं, तो m इंटू क्या बोल सकते हैं, तो ए बोल सकते हैं। कहने का मतलब बल जो होता
होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है, तो गुणनफल के रूप में परिभाषित होती है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुने क्या होते हैं, त्वरण होते हैं। देखिए बल जो है एक निश्चित डायरेक्शन में लगता है। जब भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगेगा तो एक निश्चित डायरेक्शन में लगेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं क्या कि बल जो है वो कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। इसमें क्या होती है, तो बल में परिमाण तो होती ही है और प्लस में साथ में क्या होती है, तो दिशा भी इसमें देखने को मिलता है। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि बल एक बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। अर्थात बल लगाने से या तो वस्तु गति करेगी या तो वस्तु किस में रह जाएगी, विराम में रह जाएगी। तो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और बल को हम एक रूप में और डिवाइड कर डेफिनेशन दे सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लग रहा है और ये मूव कर गया किस एक्सेलरेशन से, तो ए एक्सेलरेशन से, तो बल को यहाँ परिभाषित करेंगे द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के रूप में। तो अतः अब हम आपको एक साथ बता सकते हैं अच्छी तरह से कि अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इस पर एक फोर्स लगाया m और ये ऑब्जेक्ट a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर गया, तो यहां से F इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, तो द्रव्यमान गुने क्या, तो त्वरण। देखिए द्रव्यमान को डिनोट करते हैं m से और त्वरण को डिनोट करते हैं a से। तो F इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ma। और आप सभी को पता है कि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट बन जाएगा क्या, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए ये किनका मात्रक हो गया, तो ये मात्रक हो गया किसका, तो बल का हो गया। कैसा मात्रक, तो SI मात्रक क्या हो गया, तो केजी मीटर प्रति सेकंड। वैसे आपको बता दें कि बल का जो था ये परिभाषा, बल का परिभाषा किसने दिया था, तो ये दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। इसीलिए बल का SI मात्रक जो होता है वो बल का SI मात्रक न्यूटन भी लिखा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, F इक्वल टू ma। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर पूरा बोल दें तो ये किसका यूनिट बन जाएगा, तो बल का SI मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है। और बल का परिभाषा क्या होता है, तो ये जो परिभाषा दिया था किसने दिया था, न्यूटन ने। और बल का SI मात्रक क्या हो जाएंगे, न्यूटन। अतः 1 न्यूटन जो होंगे वो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया किनका, तो बल का हो गया। अब देखिए यहां से अगर यदि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है तो इस फोर्स में क्या देखने को मिलता है कि देखिए अगर यदि यहां पर हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति यहां से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ये वस्तु क्या है, तो m मास का। अगर ये इस डायरेक्शन से अपना फोर्स दे रहा है तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में क्या करती है, तो मोशन कर जाती है। ठीक है। क्या कर जाती है, तो मोशन। तो देखिए इनके सतहों के बीच एक ये जो है आपका सतह और एक दूसरा क्या हो गया, ये ऊपर से वस्तु। इन दो सतहों के बीच भी एक बल उत्पन्न होता है जो कि इस मोशन जो कर रही वस्तु के कहां लगता है, तो अपोजिट साइड में। अर्थात ये बल कहां लगता है, तो विपरीत दिशा में। अतः गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो
घर्षण बल का नाम देते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। देखिए ये क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है इस ऑब्जेक्ट को इस ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए यानी बल जो इनका लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो बल इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, इस ओर खींचा जा रहा है। लेकिन अगर इस ओर खींच रहा है तो मोशन तो इस डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, बट इस डायरेक्शन में जो होंगे इसका फ्रिक्शन फोर्स हो जाएंगे, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, तो घर्षण बल। तो यानी बल के विपरीत दिशा में भी एक बल लगता है। ठीक है, बल के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो घर्षण बल के नाम से जानते हैं। इस ओर ऑब्जेक्ट खींच रही है तो गति इसी ओर वस्तु करेंगे, और इस ओर जो लगेंगे कौन सा बल लगेंगे आपका, तो ये लग जाएंगे कौन सा, तो घर्षण बल लग जाएंगे। इस ऑब्जेक्ट में देखिए क्या हो रहा है कि इसमें जो है ना पुशिंग फोर्स कर रही है। कहने का मतलब इस ओर जो है ये पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में वस्तु क्या करेंगे, तो मोशन करेंगे। जब मोशन इस डायरेक्शन में करेंगे तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा इनका, और इस ओर जो लगेंगे मोशन के विपरीत दिशा में, ये आपका क्या हो जाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएंगे। ठीक है, घर्षण बल हो जाएंगे। तो अतः गति के विपरीत दिशा में जो फोर्स लगता है उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। देखिए सर आइजैक न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने 1687 ईस्वी में, ठीक है, कब दिया था, तो 1687 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने क्या दिया कि कोई वस्तु जो है, ये वस्तु अगर गति करती है तो 3 नियम के अनुसार ये वस्तु क्या करती है, गति करती है। तो यानी इसके लेकर के सर आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए, तो 3 नियम दिए। कोई वस्तु अगर गति करती है तो 3 नियमों के अनुसार ही क्या करते हैं, गति करते हैं। तो प्रथम नियम में क्या बताया इन्होंने कि कोई वस्तु अगर वो किसमें हो, विराम में हो, या वो वस्तु किसमें हो, गति में हो। देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है प्रथम नियम में कि कोई वस्तु या तो विराम में हो या तो वस्तु किसमें हो, गति में हो, तो वो तब तक अपने गति में ही रहना चाहती है या विराम में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करे। तो अतः इसी को कहा गया न्यूटन का प्रथम गति नियम के नाम से जाना गया। देखिए अगर मान लिया जाए कि ये एक कोई कार है, ठीक है, ये कार चल रही है, ठीक है, यानी ये कार अभी मानिए किस अवस्था में है, तो विराम अवस्था में। जब तक कोई व्यक्ति आकर के इस गाड़ी को न चलाए तब तक ये वस्तु किस में रहेंगे, विराम में। या इसमें देखा जाए कि ये गाड़ी जो है क्या कर रही है, मोशन में है, ठीक है, गति कर रही है। जब तक इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके जब तक इसको रोका नहीं जाए तब तक ये वस्तु अपनी गति की ही अवस्था में रहेगी। ठीक है, तो देखिए इस परिभाषा को जब आप पढ़ते हो कि कोई वस्तु विराम में हो या गति में हो तब तक रहेगा जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करे। तो ये देखिए यही तो आपका बल का परिभाषा था जो अभी आप बोल रहे हो न्यूटन का प्रथम गति नियम, कि उसमें भी तो यही बोला गया था कि अगर कोई यहाँ वस्तु है इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ये हो सकता है मोशन में आ जाए, ठीक है, या वस्तु किस में रह सकता है, तो रेस्ट में। तो यहाँ भी तो वही बात हो रहा है, फोर्स भी क्या है, तो एक्सटर्नल है, यहाँ भी क्या लग रहा है, तो एक्सटर्नल लग रहा है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन का प्रथम गति नियम जो आपको देखने को मिल रहा है, यही जो है आपका किसका परिभाषा देता है, तो बल का क्या देता है, तो परिभाषा देता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा बताइए कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो क्या बोलेंगे, प्रथम नियम से। देखिए इसी को कहा जाता है क्या, तो जड़त्व का नियम। किसका नियम, जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम को किसने बताया था, तो इसे बताया था किसने, तो गैलीलियो ने बताया था। ठीक है, तो जड़त्व में ये कहा था गैलीलियो ने कि वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को बनाए रखती है। वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को क्या करती है, बनाए रखती है, पुरानी
पुरानी अवस्था को क्या करती है, तो बनाए रखती है। अगर वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को बनाए रखती है अर्थात वो गति में है तो गति में ही रहेंगे, विराम में है तो विराम में ही क्या रहेंगे, वस्तु उसी सिचुएशन में रहेंगे। तो ये भी तो बात गैलीलियो का इसी से टच कर रहा है कि वस्तु अपनी कौन सी अवस्था, तो पुरानी अवस्था को बना करके रखेगी। तो अतः यहां से देखिए एक नहीं कई सारे प्रश्न मिले। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम जो था, ठीक है, कोई वस्तु विराम में हो या गति में हो तब तक रहना चाहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे। ये हो गया इनका डेफिनेशन। और इसी से किसका परिभाषा मिलता है, तो बल का। जड़त्व के नियम को ही हम लोग न्यूटन का प्रथम गति नियम भी बोलते हैं। तो पूछेगा जड़त्व का नियम किसने दिया, तो गैलीलियो ने दिया था। तो जड़त्व का नियम क्या है, तो वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को क्या करती है, तो बनाए रखती है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग और बात करते हैं इस पर। तो आपसे एक प्रश्न और, जड़त्व जो है किसी वस्तु की जो माप करती है उसका नाम क्या है, तो द्रव्यमान है। ठीक है, जड़त्व से किसकी माप होती है, तो द्रव्यमान की क्या होती है, माप होती है। तो ये भी आपको प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है कि जड़त्व किसकी माप करती है, तो द्रव्यमान की। जड़त्व का नियम किसने दिया, गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम क्या है, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से। और बल का परिभाषा जो है वो भी न्यूटन के प्रथम गति नियम से क्या होता है, तो मिलता है आपका। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्या, तो दूसरे नियम की हम लोग बात करते हैं न्यूटन का। तो देखिए दूसरा गति नियम क्या कहता है, तो संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर जो होता है ना वो बल के क्या होते हैं, तो समानुपाती होंगे। ठीक है, किसके समानुपाती होंगे, तो वो बल के क्या होते हैं, समानुपाती। संवेग परिवर्तन की दर डेल पी बटे क्या हो जाएंगे, डेल टी, समानुपाती क्या हो जाएंगे, एफ। देखिए संवेग परिवर्तन P2 माइनस क्या लिखेंगे, P1 बटे में क्या लिख दीजिए, T इक्वल टू में क्या लिखेंगे, K इंटू क्या, एफ। K के बारे में तो पता ही है कि ये क्या बनेंगे, तो स्थिरांक हो जाएंगे और यहाँ पर k का वैल्यू क्या हो जाएंगे, 1। तो देखिए संवेग जो होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो अगर किसी वस्तु का वेग देखा, पहले द्रव्यमान था m और वेग भी हुआ, और यहाँ पर द्रव्यमान m, इसी वस्तु का वेग क्या है u, समय क्या हो जाएंगे t इक्वल टू k का मान देखिए 1 गुने क्या हो जाएंगे f, कॉमन क्या मिल रहा है, तो m इंटू में हो जाएंगे v माइनस u बाय t इक्वल टू क्या, एफ। तो देखिए ये किनका फॉर्मूला है, तो एक्सेलरेशन का है। तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एफ। इन्हीं को सीधा करके लिख सकते हैं, तो एफ बराबर क्या निकल जाएंगे, एम ए। क्या ये बल का सूत्र है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। तो संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। तो न्यूटन का कौन सा नियम है, तो दूसरा नियम है। ठीक है, और इसी दूसरे नियम से किसका व्यंजक मिल रहा है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि बल का व्यंजक जो है ये न्यूटन के किस गति नियम से, तो दूसरे गति नियम से मिलता है। ठीक है, अगर इस जगह आपको कोई परेशानी हुआ होगा तो हम आपको एक चित्र के माध्यम से बताते हैं। देखिए m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, शुरुआती क्या है, किस वेग से, तो u मीटर पर सेकंड से। जब यही ऑब्जेक्ट कितना देर चल गए, t सेकंड, तो इसी द्रव्यमान का वेग क्या हो गया, तो v। अगर हम शुरुआती में इसका वेग, ये संवेग की बात करें, तो द्रव्यमान गुना वेग mu हो जाएंगे। अंतिम में देखा है P2, तो m इंटू v हो जाएंगे। परिवर्तन कितना हुआ, तो P2 माइनस P1, तो mv माइनस क्या हो जाएंगे, mu। और परिवर्तन की दर की बात करें, जैसे ही दर होगा भाग किससे लगेगा, t से। तो mv माइनस mu बाय क्या हो जाएंगे, t। तो ऊपर में आपका क्या कॉमन है, तो m, तो v माइनस u बाय t, और m इंटू v माइनस u बाय t इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एम ए। तो यही आपका किसके बराबर होता है, तो फोर्स के बराबर होता है। तो अतः न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या होता है, तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रथम गति नियम से बल का क्या मिलेगा, परिभाषा मिलेगा, जड़त्व का नियम मिलेगा, दूसरे नियम से क्या मिलेगा, तो बल का व्यंजक मिलेगा। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं तीसरे नियम की ओर। ठीक है, न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर,
प्रत्येक क्रिया के बराबर जो होता है वो विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी ये मतलब हुआ इनका कि अगर आप इसको क्या करते हैं, F फोर्स से बल लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी आपको उतना ही बल से क्या करेगा, आपको रिवर्स भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, अगर हम किसी को 5 न्यूटन बल से धक्का देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमें क्या करता है, 5 न्यूटन से विपरीत डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाती है। ठीक है, तो न्यूटन के तीसरा गति नियम में यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और क्या होती है, तो विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, देखिए जैसे इसके एग्जांपल की बात करें कि रॉकेट का आसमान में उड़ना। ठीक है, रॉकेट का आसमान में क्या होना, तो उड़ना। देखिए जितना तेजी से कोई रॉकेट अपना धुआं पीछे की ओर छोड़ेगा, ठीक है, उतना ही तेजी से रॉकेट क्या होगा, तो आगे की ओर बढ़ेगा। तो देखिए जितना फोर्स पीछे लगा रहा है तो उतना ही फोर्स से क्या हो रहा है, ये रॉकेट कहां बढ़ रहा है, तो आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर आप नदी में एक नाव से किनारे पर से अगर आप जंप करोगे ना, तो यहां से क्या होगा कि आप जितना फोर्स से आगे जंप करोगे उतने ही फोर्स से आपका नाव कहां जाएगा, तो पीछे की ओर बढ़ेगा। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल है न्यूटन के तीसरे गति नियम का। तो आप लोग याद रखेंगे सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में, ठीक है, न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया। और पहला नियम जो था वो नियम क्या था, तो प्रथम नियम बल की परिभाषा देती है, जड़त्व के नियम को बताती है, दूसरा बल के व्यंजक को बताती है, तीसरा प्रत्येक के क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, तो सर आइजैक न्यूटन के बारे में हम लोग जान गए। अब देखिए इतना सा पढ़ने से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं उन प्रश्नों को। ठीक है, देखिए पहला जो आपको ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। ठीक है, गति का दूसरा नियम दाब हो ही नहीं सकता, जड़त्व हो ही नहीं सकता, थ्रस्ट हो ही नहीं सकता। देखिए अब कौन बच रहा है, संवेग। यही तो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, परिवर्तन की दर जो होता है ये समानुपाती होता है किसका, तो बल का। तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा, डी। तो यहाँ पर डायरेक्ट बल भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा देखिए समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के डैश नियम के रूप में जाना जाता है। तो बताइए इस समीकरण को किस नियम से प्राप्त किए, तो दूसरे नियम से प्राप्त किए। बल बराबर पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक है, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना पड़ता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बल कहते हैं। किसी वस्तु को आप खींचिए या धकेलिए तो इसी प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बल के नाम से जानते हैं। अगला देखिए क्या कहता है, 25 केजी का कोई वस्तु है। ठीक है, कह रहा है कि ये वस्तु जो है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है। तो बताइए कि आपने इस वस्तु पर कितना बल लगाया। तो अभी तो आपको बताए थे कि F बराबर क्या होता है, ma। तो m का मान 25 और ये हो गया 8। तो 25 8 कितने हो जाएंगे, तो 200 न्यूटन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, तो ये देखिए हम आपको केवल फोर्स के बारे में बताए थोड़ा सा, जो कि एक इंट्रोडक्शन था, और इससे रिलेटेड न्यूटन ने जो अपना नियम दिया उनको बताया। तो देखिए कितना सारा प्रश्न आपका बनके तैयार हो गया। अगर आप लोग अपना बुक उल्टाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितना बात अभी हमने आपको पढ़ाया, गारंटी है कि आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न इनसे सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी फोर्स के आगे टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।